वेलकम स्टूडेंट्स। आज कक्षा 10 की चर्चा करते हैं, जिसमें हम रसायन विज्ञान का अध्याय सेकेंड अम्ल क्षार लवण की चर्चा कर रहे थे और बहुत सारे टॉपिक हमने उसमें आपको समझाने का प्रयास भी किया था। आज हम और उससे आगे वाले टॉपिक लाए हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आपको क्रम से ध्यान रखना है, वीडियो को देखना है और जो हमारे लेक्चर हैं, जो हम समझा रहे हैं उसमें उसको ध्यान से सुनना है और अपनी कॉपी पर नोट करना है। जिस तरह से हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, डेफिनेशन वगैरह कैसी है, परिभाषा हेडिंग्स डाल के आप लोग लिखते जाना और समझते जाना। तो जैसे कि आज का टॉपिक आपका है अम्लों व क्षारकों की में समानता। अम्लों व क्षारकों में समानता कैसी? अब अम्ल तो हमारे पास बहुत सारे होते हैं, जैसे आम में भी अम्ल है, नींबू में भी अम्ल है, इमली में भी अम्ल है, तो टमाटर में भी अम्ल है। यानी कि कई में किसी में ज्यादा होता, किसी में कम। तो उनमें क्या समानता होती है? ऐसी अम्लों में क्या समानता होती है? अलग अलग। और क्षारकों में आपकी क्या समानता होती है? अलग। तो हम सबसे पहले अम्ल के बारे में डिस्कशन करते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अम्लों में क्या समानता होती है? ध्यान रखना, कोई भी अम्ल हो, जितने भी आपके अम्ल होते हैं, अम्लों में हमेशा आपका H+ आयन उपस्थित रहता है। कभी भी अम्ल को जल में घोलते हैं, कोई भी अम्ल हो, XYZ, कोई भी आपका अम्ल हो, सभी अम्लों में आपको जब जल में उसको घोलेंगे तो ऐसी स्थिति में आपका H+ आयन प्राप्त होगा। कौन सा होगा? H+ आयन उत्पन्न होगा, यानी कि अम्ल की पहचान है एक तरह से। तो हम बताएंगे अम्लों में समानता, हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे जितने भी अम्ल होते हैं सभी अम्लों को जब जल में घोलते हैं या जलीय विलयन प्राप्त करते हैं तो किसी भी प्रकार का आपका अम्ल हो वो हमेशा जल में H+ आयन उत्पन्न करता है। ये लिखना है इस तरह से। ऐसे ही क्षारकों में समानता, तो जितने भी क्षारक होते हैं, कोई सा भी क्षारक हो आपका, जितने भी आपके क्षारक होंगे, क्षारकों में हमेशा जब उसको जल में हम घोलेंगे तो OH- आयन उत्पन्न होते हैं। तो हम लिखेंगे क्षारकों में समानता, हेडिंग डालेंगे। जब हम क्षारकों को जल में घोलते हैं, जलीय विलयन प्राप्त करते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें हमेशा OH- आयन जलीय विलयन में उत्पन्न होता है या प्राप्त होता है। ये इनकी समानता है। कोई सा भी क्षारक हो, आप जब उसे जलीय विलयन में डालेंगे तो हमेशा आपको OH- आयन प्राप्त ही होगा। जे अम्ल में H+ आयन की समानता होती है और क्षारक में OH- आयन की समानता होती है। क्लियर हुआ होगा? अब आगे बढ़ते हैं। जब हम अम्ल को किसी क्षारक जल में डालते हैं, अम्ल को जल में डालते हैं, जब किसी अम्ल को जल में डालते हैं, किसमें? जल में। जब किसी अम्ल को जल में डालते हैं, जैसे ही हम कोई सा भी अम्ल लें और जल में उसको डालें तो जल में डालने के बाद जो विलयन प्राप्त होता है उस विलयन को कहते हैं तनुकृत विलयन। क्या कहते हैं? तनुकृत विलयन। यहां पे डेफिनेशन बनती है, पूछते हैं तनुकृत विलयन क्या कहलाता है? क्या पूछेंगे? तनुकृत विलयन क्या कहलाता है? तो दो प्रकार से परिभाषा होती है इसकी। जब हम किसी भी अम्ल को जल में डालते हैं तो ऐसी स्थिति में जो विलयन हमें प्राप्त होता है उस विलयन को कहते हैं तनुकृत विलयन। या जब हम किसी क्षारक को जल में डालते हैं, जब किसी क्षारक को हम जल में डालते हैं और डालने के बाद जो विलयन प्राप्त होता है वह आपका कहलाता है तनुकृत विलयन। अम्ल डालने पर भी वही नाम है तनुकृत, और क्षारक को डालते हैं अगर जल में तो जो विलयन प्राप्त होता है उसे भी क्या कहते हैं? तनुकृत कहते हैं। तो तनुकृत की डेफिनेशन क्या होगी? जब हम किसी अम्ल या क्षारक को जल में डालते हैं तो डालने के पश्चात जो आपका विलयन प्राप्त होता है वह कहलाता है तनुकृत विलयन। क्या कहलाता? तनुकृत विलयन।
आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद आपको जैसे ही अब टॉपिक आ गया, चूंकि जल में हमने डाल दिया, चलो ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, कभी कभी पूछ लेते हैं, प्रति इकाई में कमी किस स्थिति में होती है? आयतन में प्रति इकाई में कमी, प्रति इकाई आयतन में कमी। तो जब हम किसी अम्ल को जल में मिलाते हैं, जब हम किसी अम्ल को जल में डालते हैं, तो उसके आयनों की सांद्रता, अम्ल को डालते हैं, ध्यान रखना, जब हम किसी अम्ल को जल में मिलाते हैं या डालते हैं तो उसमें उपस्थित आयनों की सांद्रता, चूंकि अम्ल में होता है H3O+, अम्ल में हाइड्रोनियम आयन होता, क्या होता, कल बताया था इसके बारे में अच्छे से। तो हाइड्रोनियम जो आयन है उसकी सांद्रता जो है हाइड्रोनियम आयन की प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन की कमी हो जाती है। कब? जब किसी अम्ल को, कोई सा भी अम्ल हो, पानी में डालें तो उसके जो प्रति इकाई आयतन है उसमें हमेशा कमी होती है। किसमें? अगर अम्ल को डालें तो हाइड्रोनियम आयन H3O+, यानी कि हाइड्रोजन आयन। अगर हम क्षारक को डालें, किसे डालें? क्षारक को, और क्षारक को डालते हैं तो उसमें जो सांद्रता होती है वो होती OH- आयन की। अगर क्षारक को डालते हैं जल में तो क्षारक को जल में डालने पर OH- आयनों की सांद्रता में प्रति इकाई जो आयतन में कमी होती है, जो आयतन में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, ध्यान रखना। तो जल में जब हम अम्ल को डालें या क्षारक को डालें तो उसके आयनों की सांद्रता में, किसके आयनों की? अम्ल होगा तो हाइड्रोनियम आयन, अगर क्षारक होगा तो OH- आयन, सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? कमी। जी आपको पॉइंट ध्यान रखना है। पूछते हैं कि अम्ल या क्षारक को जब जल में हम डालते हैं तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या प्राप्त होता है या क्या होता? तो जो आयनों की सांद्रता होती वह प्रति इकाई, आयनों की जो सांद्रता होती उसमें प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। प्रति इकाई आयतन में क्या हो जाती? कमी। तो इस प्रकार से इसकी हम व्याख्या कर सकते हैं। इसके बाद अब आती है अम्ल तथा क्षारक की प्रबलता। अम्ल तथा क्षारक की प्रबलता क्या है? अम्ल की प्रबलता हेडिंग डलेगी और क्षार की प्रबलता अलग अलग है। तो जब भी प्रबलता की बात करें तो आएगा आयन। अम्ल की प्रबलता की बात करेंगे तो H+ आयन आएगा, और क्षार की या क्षारक की बात करेंगे तो OH- आयन आएगा। अम्ल की प्रबलता या क्षारक की प्रबलता उसमें उपस्थित आयन H+ आयन और OH- आयन पर निर्भर करती है। क्या करती है? निर्भर करती है। अगर H+ आयन अधिक होंगे तो प्रबल अम्ल होगा, OH- आयन अधिक होंगे तो प्रबल क्षारक होगा। तो ऐसे अपन को बताना है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक की डेफिनेशन है। प्रबल अम्ल में क्या लिखना? जब जो अम्ल है हमारा उसमें H+ आयनों की संख्या यदि अधिक है तो वह प्रबल अम्ल होगा। प्रबल क्षारक क्या कहलाएगा? जब जो हमारा क्षारक है उसमें अगर OH- आयनों की सांद्रता अधिक होगी तो वो प्रबल क्षारक होगा। तो ये जो प्रबलता है उसके बारे में बताया गया। अब बात आती है इस प्रबलता को मापते कैसे हैं। आगे बढ़ते हैं थोड़े। तो अम्ल व क्षारक की प्रबलता को हम सार्वभौमिक सूचक से मापते हैं। ये एक यंत्र का नाम है, सार्वभौमिक सूचक, याद रखना। प्रबलता का जो मापने की इकाई है वो क्या है? आपकी सार्वभौमिक सूचक। सार्वभौमिक सूचक क्या है? अब बात आती है, सार्वभौमिक जो सूचक है वो अनेक सूचकों का मिश्रण है। बहुत सारे सूचक पढ़े थे आपने,
पौधों से प्राप्त होते थे, कुछ गंध वाले सूचक थे, रंग वाले सूचक थे, ठीक है ना। ऐसे सूचक हमने बताए थे इससे पहले ही वाली वीडियो में। जिनने वो वीडियो मिस की हो तो पहले क्रम से देखना, और तभी आपको ये वाली वीडियो समझ में आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। और जो बच्चे हमसे नए जुड़ रहे हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनको नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि नए बच्चों तक पहुंच सके, और जिन बच्चों को वीडियो समझ में आ रहा है वो लाइक जरूर करें, ध्यान रखना। यहां पर सार्वभौमिक सूचक की बात कर रहे थे। सार्वभौमिक सूचक अम्ल और क्षारक की प्रबलता को सार्वभौमिक सूचक के अनुसार बताया जाता है या ज्ञात किया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद सार्वभौमिक सूचक क्या है अगर कोई पूछे, तो सार्वभौमिक जो सूचक है वो अनेक सूचकों का मिश्रण है। अनेक अलग अलग प्रकार के जो सूचक हैं उनको इकट्ठा करते हैं तो सार्वभौमिक सूचक प्राप्त हो जाता है। इसके बाद सूचक कैसे आपको बताता है कि क्या है जी, तो सूचक देखो, सूचक की विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को तथा विभिन्न रंगों को प्रदर्शित करता है। सीधे सीधे आपको ध्यान रखना है कि जो सूचक है वो विलयन, जो जैसे आपको एक विलयन मिला, इस विलयन को अपन को बताना है कि इसकी अम्लता ज्यादा है, प्रबल है या क्षारक है, तो सूचक के माध्यम से आपको बताया जाएगा। सूचक जो है वो विलयन में हाइड्रोजन आयन किसके आधार पर बताता है, सूचक विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता, 2 पॉइंट याद रखना, या तो वो सांद्रता के अकॉर्डिंग उसको माप लेगा, सांद्रता के अकॉर्डिंग उसको माप लेगा, या विभिन्न रंगों के आधार पर वो उसको माप लेगा। तो जे आपका सूचक है जो हाइड्रोजन आयन पर निर्भर करता है, विलयन की सांद्रता में जो उपस्थित होते हैं हाइड्रोजन आयन, उनके आधार पर विभिन्न प्रकार की सांद्रताओं को या विभिन्न प्रकार के रंगों को प्रदर्शित करता है। ऐसे आप बता सकते हैं। क्लियर हुआ होगा, इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे का टॉपिक आपको समझाते हैं। अब हमें रसायन विज्ञान में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका पीएच स्केल या पीएच पैमाना। इसी के माध्यम से आप जितने भी पदार्थ हैं इसमें सभी के पीएच मान ज्ञात करते हैं या निकाले जाते हैं। कोई भी पदार्थ है इस संसार में, सभी पदार्थों का पीएच मान होता, उनको याद करना पड़ेगा आपको आगे, है ना। पीएच मान के अकॉर्डिंग ही आगे इसमें अध्ययन करते हैं, उनकी प्रकृति के बारे में इसमें पढ़ते हैं आप, अम्लीय और क्षारीय के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले पैमाना है क्या, पैमाना माने मापना, जिसे ज्ञात करते हैं, अम्ल को या क्षारक को पता लगाना। तो पीएच स्केल, पेपर में ऐसा पूछा जाता, पीएच स्केल से आप क्या समझते हैं, परिभाषा लिखो इसकी। तो हम ऐसे ही आपको अपने नोटबुक में नोट करना है हेडिंग्स और लिखना है। देखो, किसी विलयन में उपस्थित H+ आयनों की, किसी विलयन, कोई विलयन है, H+ आयनों की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक स्केल बनाया गया, विकसित किया गया, माने बनाया गया, एक स्केल का प्रयोग किया गया जिसे हम कहते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल सीधे शब्दों में है कि कोई विलयन है, उस विलयन का हमें अम्लता या क्षारकता ज्ञात करना है, H+ आयनों की सांद्रता ज्ञात करना है। H+ आयनों की सांद्रता ही बताता है कि वो अम्लीय है विलयन या क्षारीय है, अभी पता लगेगा थोड़ी देर बाद। तो जो विलयन है, विलयन में सांद्रता है और सांद्रता में H+ आयनों की सांद्रता है, उसको ज्ञात करने के लिए हमने एक पैमाना बनाया और जिस पैमाने का नाम दिया हमने पीएच स्केल। पीएच जो स्केल है यह एक जर्मनी, जिसका अर्थ शक्ति होता है, पुशांश, जिसका अर्थ क्या होता है, पुशांश, ठीक है ना, पोटेंस पुशांश होता, और जिसका अर्थ होता है शक्ति। पीएच का अर्थ क्या है, पी शब्द का अर्थ क्या है, शक्ति, पावर, है ना। अब ये वाला जो शब्द लिया गया पुशांश, यह शब्द जर्मनी शब्द है। कौन सा शब्द है, जर्मनी भाषा का शब्द।
तो याद रखना कहां से लिया गया, जर्मन से लिया गया, जिसका अर्थ होता है शक्ति। क्या होता है, शक्ति होता। उषांश इसको हिंदी में कहते पोटेन, उषांश या पोटेन। अब हमें ध्यान रखना, अगर हमने सांद्रता का पीएच H+ आयन निकाले और उसका मान आपका पीएच का मान, स्केल का मान 7 प्राप्त हुआ, एग्जैक्ट 7, तो उदासीन होता है विलयन। विलयन का नाम क्या लेंगे अपन, उदासीन। अगर पीएच मान आपने ज्ञात किया, H+ आयनों की सांद्रता ज्ञात की, उससे पीएच मान निकाला स्केल पर, तो ऐसी स्थिति में 7 प्राप्त हुआ तो विलयन होता है उदासीन। क्या होता, नोट कर लेना, उदासीन। बहुत ज्यादा पूछा जाता। जो जल होता शुद्ध जल, जो बारिश का जल होता शुद्ध जल होता, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, ध्यान रखना। ठीक है ना, क्या होता है, 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता, 7 होता है। जो बारिश की बूंदें जैसे बरसात के मौसम में गिरती हैं आसमान से, और गिरने के बाद फिर उसका मान पीएच मान बदल जाएगा, अशुद्ध हो जाता है ना, तो पीएच मान कितना होता है उसका, 7 होता है शुद्ध जल का। अब बात आती है, अगर पीएच मान 7 से कम होगा, जैसे 6 हुआ, 5 हुआ, 4 हुआ, 3 हुआ, 2 हुआ, 1 हुआ, 5.5 हुआ, 4.7 हुआ, ऐसा हुआ, यानी कि 7 से कम, तो विलयन होता है अम्लीय। विलयन कैसा होता है, अम्लीय। कैसा होता विलयन, अम्लीय। जैसे कि खट्टे पदार्थ हैं जो, उनका पीएच मान 7 से कम होता है, अम्लीय होते हैं। कैसे होते हैं, अम्लीय। जैसे आपका नींबू, आम, संतरा, इन सब के पीएच मान 7 से कम होते हैं, ध्यान रखना। कितने होते हैं, 7 से कम। अब बात आती है, इतना तो हमें समझ में आ गया। अब पीएच मान अगर 7 से अधिक हो तो विलयन होता है क्षारीय। विलयन कैसा होता, क्षारीय, कड़वे पदार्थ, है ना, क्षारीय, नीम वगैरह जो कड़वे पदार्थ होते हैं क्षारीय, वो आपका पीएच मान 7 से अधिक होता है। जिस विलयन में H+ आयन और OH- आयन बराबर होते हैं, उस विलयन को उदासीन विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, उदासीन। अब इसके बाद ये क्लियर हो गया होगा, उदासीन विलयन का पीएच मान 7, एग्जाम में आता है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता, अम्लीय का कितना होता, 7 से कम, क्षारीय का क्या होता, 7 से अधिक होता। ठीक है ना। और जो ये स्केल होता पीएच का, इसमें नंबरिंग होती है 0 से 14 तक। पीएच मान में जो स्केल होता है उसमें नंबरिंग क्या होती है, 0 से 14 तक होती है। पीएच मान ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जिसका 0 से 14 के बीच में। अगर ज्यादा है तो फिर दूसरा उपकरण का प्रयोग करेंगे। पीएच स्केल जो है 0 से 14 तक के बीच की H+ आयनों की सांद्रता को मापता है। अब यहां पर एक ग्राफ बताया गया, जे बढ़ता हुआ, जैसे ये फैल रहा है तो बढ़ता हुआ प्रबल अम्ल है, इस तरफ दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल पेपरों में पूछा जाता है कि एक दुर्बल अम्ल का नाम, तो एसिटिक अम्ल CH3COOH या H2CO3, इनमें से किसी को भी लिख सकते। 2 का नाम लिखना हो तो दोनों याद कर लेना, नोट कर लेना। दुर्बल अम्ल है ये। प्रबल अम्ल, इसमें प्रबल अम्ल में HCl, H2SO4 और HNO3। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाम लिख लेना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और ये है आपका नाइट्रिक अम्ल। ठीक है ना, नाइट्रिक अम्ल। अगर आए प्रबल अम्ल, जब प्रबल अम्ल की बात हो तो हमेशा इनको बताना है आपको, HCl, H2SO4, HNO3। दुर्बल अम्ल CH3COOH और H2CO3। तो ये आपको ग्राफ के द्वारा बताया गया है कि यहाँ पर थोड़ा कम है चौड़ाई, तो ये दुर्बल है। यहाँ पर H+ आयनों की सांद्रता कम होती गई, फिर इस तरफ ज्यादा होती गई, यहाँ पर ज्यादा होगी। ऐसे ही एक ग्राफ और यहाँ पर बताया गया, दुर्बल क्षारक और प्रबल क्षारक। तो दुर्बल क्षारक जो है NH4OH, याद रख लेना, दुर्बल क्षारक पेपर में आता है, पूछा जाता है। और प्रबल क्षारक क्या है, NaOH, KOH और CaOH का होल टर्म, CaOH का होल टर्म। सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख लेना, सोडियम हाइड्रोक्साइड
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका बुझा हुआ चूना है, पेपर में भी पूछा जाता है बुझे हुए चूने का सूत्र CaOH का वोल्टाइज, पिछली 2-3 वीडियो में उपयोग भी हो गया है, इनका भी नाम आया था। और दुर्बल क्या है, क्षार, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यदि हाइड्रोजन में वृद्धि हो तो दुर्बल क्षार बनेगा, हाइड्रोजन में क्या हो, कमी हो तो प्रबल क्षार बनेगा। ध्यान रखना, अगर कोई पूछे कि दुर्बल क्षार कब बनता है तो हम कहेंगे H+ आयनों की सांद्रता में कमी होती है तो आपका दुर्बल क्षारक बनता है ना। या इससे नहीं लगाओ, ये तो यहीं पे है, ये अलग है ऊपर वाला। OH- आयनों की सांद्रता से देखना, इससे नहीं देखना H+, ये गलत बोला है, सही कर लेना। OH- आयनों की सांद्रता, इनकी मात्रा के आधार पर दुर्बल क्षार और प्रबल क्षार, ये कम होंगे OH- तो दुर्बल होगा, अधिक होगी इनकी मात्रा तो प्रबल क्षारक होगा। ये तो इसके लिए दिया हाइड्रोजन का। अगर H+ आयनों की संख्या में वृद्धि हो रही तो अम्लता में वृद्धि होगी, अगर H+ आयनों की सांद्रता में कमी होगी तो विलयन क्षारीय होगा। अगर 7 होगा pH मान, देखो pH मान से पता लगा लो, 0 से 7 के बीच में अम्लीय, 7 से 14 के बीच में क्षारीय। अगर 7 प्राप्त हो तो आपका उदासीन, और उदासीन का एग्जाम्पल है H2O, शुद्ध जल। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है आपका, 7 होता है। तो यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। बहुत अच्छी तरीके से इसको पढ़ना और लिखना है, याद भी करना है, और नोटबुक पर जितनी भी डेफिनेशन हम बोल रहे हैं आपको और अच्छा अगर समझ में आ रहा है तो और अच्छा भी लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि यही लैंग्वेज लिखो, साइंस कहती है कि आपको जो समझ में आ रहा है अच्छे से अच्छा उसको व्यक्त करके नोटबुक पर नोट कीजिए, है ना। इस वीडियो को कंप्लीट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो हम फिर से लाएंगे आपके सामने, तब तक के लिए इसे कंप्लीट। अगली वीडियो में आपका pH मान किसका कितना होता है उसके बारे में समझाया जाएगा, है ना। तो इसको कंप्लीट कीजिए आप लोग।